हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फर्स्ट 2 चैप्टर्स की वीडियो मैंने बना ली हैं। फर्स्ट का तो मैंने आपका अपलोड भी कर दिया था। सेकंड का अपलोड नहीं करा है, लेकिन वो वीडियो बना हुआ है, वो भी मैं जल्दी कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जब मैंने वेटेज देखा सीबीएसई का और नीट का, तो मैंने ये देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो मैंने कहा पहले मैं ये वाला वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और जो सेकंड चैप्टर है उसको मैं मतलब एक हफ्ते बाद कर दूंगा, या मतलब 4-5 दिन बाद कर दूंगा। वीडियो बना हुआ है, बस उसको मुझे एडिट करके अपलोड करना है। तो हम अभी अपना थर्ड चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो पहले मैं ये वाला पार्ट पढ़ देता हूँ। जो इंट्रोडक्टरी है उसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं समझने का। फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें यही दोनों मेन है। ठीक है, तो पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ देता हूँ। As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. Humans sexually reproduce करते हैं और viviparous हैं, which means they directly give birth to young ones. ठीक है. The reproductive events in humans include formation of gametes, that is sperms in males and ova in females. Transfer of sperms into the female genital tract, that is insemination, and fusion of male and female gametes, that is fertilization, leading to the formation of zygote. ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हम सबको पता है। This is followed by the formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, implantation, embryonic development, gestation and the delivery of baby, parturition. तो इसमें वैसे तो ये बहुत ईजी है, लेकिन आप इसमें टर्म याद रखना। जेस्टेशन, जो प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है उसको जेस्टेशन बोलते हैं। पार्चुरेशन, डिलीवरी को पार्चुरेशन बोलते हैं, है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में। So you have learned that these reproductive events occur after puberty, जब इंसान रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है, तब ये इवेंट्स होते हैं। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड द फीमेल। तो वो डिफरेंसेस अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in humans. अब हम ये चीज़ डिटेल पे पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये बस इंट्रोडक्टरी था, अब इसको ही हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम अपना आर्टिकल 3.1 स्टार्ट करते हैं, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So the male reproductive system is located in the pelvis region, and it includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपकी पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आपके पेयर ऑफ टेस्टिस आते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आता है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब वो बॉडी ऑर्गन जो एक्सटर्नली विजिबल है। ठीक है, दैट इंक्लूड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। द टेस्टिस, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे बोर्ड हो या नीट हो या सीबीटी एग्जाम हो, कि आपके ये जो होते हैं स्क्रोटम में टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा PYQs में, तो वो हम पढ़ लेते हैं। The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. तो एक्चुअली होता ये है कि आपको टेस्टिस को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तभी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगा, मतलब स्पर्म्स का जनरेशन हो पाएगा, वरना स्पर्म्स का जनरेशन नहीं हो पाएगा। इन अडल्ट द टेस्टिस इज ओवल इन शेप। तो टेस्टिस की जो शेप होती है वो क्या होती है? ओवल होती है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड अ विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ इसकी कितनी होती है टेस्टिस की? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये भी, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है, अराउंड 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और
उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये बेसिकली कैविटी होती है ना, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ आपका फिगर 3.1a में डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें आपके यूरेटर, फेमिनल वेसिकल, ब्लैडर, वाल्व डिफरेंस वगैरह गिवन है। ये आप ध्यान से देख लेना, ये लेबलिंग ड्राइंग के लिए भी आता है बोर्ड्स में। इसका मैं जब डिटेल वीडियो डायग्राम्स वाला बनाऊंगा तो उसमें ये वाला जो डायग्राम है ये मैं ज़रूर रखूँगा। अब हम आगे पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ईच लोब्यूल contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced। तो ये हर एक लोब्यूल में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हाईली कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मतलब दे आर वाउंड अराउंड ईच अदर, है ना, तो वो हाईली कॉइल्ड होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। इनमें क्या होता है, स्पर्म वेनी में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, so each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called the male germ cells and the Sertoli cells। तो इनमें दो तरीके के सेल्स होते हैं जो इनको लाइन करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। अब हम इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा आता है, तो इनका फंक्शन हम देख लेते हैं एक बार। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिविजन and finally leading to the sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells। तो जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इनका मियोसिस होता है ना, और ये आपका स्पर्म फॉर्मेशन जो होता है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन इन मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए भी ज़रूरी हैं, बिकॉज दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इससे अब हम आगे देखते हैं। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells। तो इंटरस्टिशियल मतलब बीच में जो सेल्स होते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, है ना। अच्छा, और लेडिक सेल्स, इनको लेडिक सेल्स भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens। Other immunologically competent cells are also present। तो जो आपका लेडिक सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, एंड्रोजेंस को प्रोवाइड करना। और वो आपके मतलब इसमें और भी जो आपके कॉम्पिटेंट सेल्स हैं जो ज़रूरी होते हैं इस प्रोसेस को, स्पर्म जनरेशन के प्रोसेस को, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को अकर होने के लिए, और भी कुछ हार्मोन्स जो नेसेसरी होते हैं एक्सेप्ट फॉर एंड्रोजन, वो भी आपका लेडिक सेल सिक्रीट करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड द रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। अब इन चारों का आप बिल्कुल याद कर लो, ठीक है। रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस, है ना। अब हम इनका एक एक करके देखेंगे कि ये बेसिकली एक मतलब कहते हैं ना, एक चेन टाइप होती है कि पहले आपका रेटिटेस्टिस आएगा, फिर एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, इस तरीके से। अब हम एनसीईआरटी पार्ट ट्रीट कर लेते हैं। The seminiferous tubules of the testis open into the vasa efferentia through retitestis। तो जो seminiferous tubule होते हैं वो वासा एफ्रेंशिया में खुलते हैं थ्रू रेटिटेस्टिस, मतलब रेटिटेस्टिस बीच में है और फिर आपका ये है seminiferous tubules, है ना। अब फिर ये है the vasa efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। और इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो एपिडिडाइमस होता है वो वास डिफरेंस तक मतलब जाता है। एफेंस 2 मतलब वो वहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। ये एफेंस 2 का मतलब यही है ना। तो एपिडिडाइमस आपका वास डिफरेंस तक जा रहा है, फिर वास डिफरेंस जो होता है वो आपका एब्डोमेन तक जाता है एंड इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो मुझे याद है जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो 2023 में, तब जो है ये क्वेश्चन आया था कि ये आप वो बताओ कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड क्या चीज़ आपका लूप फॉर्मेशन करती है ना। तो उसका आंसर आपका वास डिफरेंस है, ठीक है। इजी है। तो इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल
and open vein to the urethra, the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testes to outside through the urethra. यूरेथ्रा के थ्रू ही हम ये जो वेस्ट है वो आउटसाइड जाता है ना, जो भी आपका एक्सक्रीटा है. The urethra originates from the urinary bladder and extends to the penis to its external opening called urethral meatus. यूरेथ्रल मियाटस क्या है? जो बिल्कुल एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, जो लास्ट पॉइंट ऑफ यूरेथ्रा है उसको आप यूरेथ्रल मियाटस बोलते हैं. ये भी 1 मार्कर आता है जनरली यूरेथ्रल मियाटस के ऊपर. तो ये क्या होता है, आपको बस ये याद रखना है कि यूरेथ्रा का लास्ट पॉइंट, जो यूरेथ्रा का एंडिंग पॉइंट है, उसको यूरेथ्रल मियाटस बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर है द पीनिस विद द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया. ये 1 मार्कर में आ सकता है कि मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या है, तो वो पीनिस है ना. इट इज मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू that helps in erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis called the glans penis is covered by a loose fold of skin called foreskin. ठीक है. अब ऐसे ये जो foreskin होती है ये आपके पीनिस को एक तरीके से प्रोटेक्शन भी देती है. ठीक है. तो ये जो पीनिस होता है ये मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, ये तो आपको याद रखना ही है. फिर आपको ये याद रखना है कि ये कैसे स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि इरेक्शन ऑफ पीनिस में हेल्प करता है टू फैसिलिटेट इनफेमिनेशन. इनफेमिनेशन आपको पता ही है क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ द फीमेल इनटू द फीमेल बॉडी इज इनफेमिनेशन. अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स के ऊपर है. डक्ट्स तो हमने देख लिए, अब ग्लैंड्स हम देख लेते हैं. द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, है ना. तो इसमें क्या आते हैं आपके फेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. ठीक है. ये सब ग्लैंड आपके मेल एक्सेसरी ग्लैंड है ना, और ये आपके फीमेल्स में नहीं प्रेजेंट होते, ये मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं. तो secretions of the glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. तो सेमिनल प्लाज्मा जो है ये आपका फ्रक्टोज में, और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और आपका कैल्शियम वगैरह होता है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक बहुत ही रिच फ्लूइड होता है ना. अच्छा, द secretions of bulbourethral glands also help in the lubrication of penis. अब अगर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की हम बात करें तो इनका मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि दे प्रोवाइड मेन काइंड ऑफ लुब्रिकेशन टू द पीनिस. कि मतलब जब आपका मतलब एट द टाइम व्हेन द इंसेमिनेशन इज टेकिंग प्लेस, तो उस टाइम आपकी पीनिस को लुब्रिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर इजी इंसेमिनेशन. वरना इंसेमिनेशन में दिक्कत आएगी. तो उस इंसेमिनेशन को प्रमोट करने के लिए लुब्रिकेशन करना चाहिए. और उस लुब्रिकेशन जो मतलब लुब्रिकेशन में मेन जिसका रोल रहता है वो होता है जो सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बिना आपका इंसेमिनेशन नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम बोलते हैं फीमेल इंसेमिनेशन, तो मतलब द ट्रांसफर ऑफ फीमेल इनटू द फीमेल बॉडी. तो फीमेल में क्या क्या आता है, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि फीमेल इज इक्वल टू स्पर्म्स, लेकिन ऐसा नहीं होता. फीमेल इज नॉट इक्वल टू स्पर्म्स. फीमेल प्लस द स्पर्म्स एंड द सेमाइनल फ्लूइड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल. अगर आपको इसमें कॉम्पोजिशन जानना है तो आप इतना समझ सकते हो अभी इस लेवल पे, 12th क्लास के लेवल पे, कि आपका जो फीमेल होता है उसमें अराउंड 30% स्पर्म्स होते हैं, बाकी सारा सेमाइनल फ्लूइड होता है. ठीक है. तो जो इजैकुलेटरी डक्ट से आपका फीमेल निकल रहा है उसमें से 30% अराउंड ही स्पर्म्स होते हैं, बाकी सारा आपका सेमाइनल फ्लूइड होता है. सेमाइनल फ्लूइड द फ्लूइड विच इज रिलीज बाय द सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है. अब इसका इन्होंने एक फिगर 3.2 यहाँ पे दिया हुआ है विच इज द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. ये डायग्राम ड्राइंग के लिए नहीं आता, लेबलिंग के लिए आता है ना. तो इसको भी हम कर लेंगे. इंटरस्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ वगैरह इसको सब अच्छे से लेबल्ड है ना. और फिर आपका एक 3.1b वाला डायग्राम है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शोइंग द इनर डिटेल्स, है ना. तो ये वाला डायग्राम भी हमें करना है. तो बेसिकली आपके 3 डायग्राम्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हैं, वही आपके CUET में आएंगे, वही नीट में आएंगे. ठीक है. तो वो अपने डायग्राम वाली जो मेरी सीरीज होगी, डायग्राम वाला जो वीडियो होगा इस चैप्टर का पर्टिकुलर, उसमें मैं वो सारा कर दूँगी.
उसमें अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा था उसमें मैं सारे डायग्राम हर चैप्टर की कंबाइंड रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आप इस वाले चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो मैं अलग से भी आप बोलोगे तो मैं फिर वीडियो डाल दूँगा। तो गाइस हमने इसमें मेल एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, मेल एक्सेसरी डक्ट्स हो गया, है ना, और हमने सारे जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी मेन हमारे उसके फंक्शंस हैं, जो मेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके ऑर्गन्स जो उसमें इन्वॉल्व है, वो सब हमने देख लिया। तो मोरलेस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम कवर कर चुके हैं, और अब हम आएंगे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जितना हमने पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उतना ही आता है, उससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो अभी हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम अभी कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है। वैसे चैप्टर छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। मुझे लगता है 1 घंटे के अराउंड हम इसका चैप्टर को कवर कर लेंगे, लेकिन एक बार आप इस चैप्टर को कवर कर लोगे तो आपका अच्छा खासा चंक प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। तो वो आपके लिए काफ़ी ये स्कोरिंग वेट है ये चैप्टर, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। यस गाइस, तो अब हम अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले वही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, पहले मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा उसका मीनिंग। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। तो ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। These parts of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, formation of egg and its release, fertilization आपको पता ही है, प्रेगनेंसी पता ही है, बर्थ एंड चाइल्ड केयर ये भी पता ही है, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड एक नया टर्म बहुत से लोगों के लिए नया नहीं है। मेमरी ग्लैंड बेसिकली refers to the memory gland support in the lactation process, है ना। लैक्टेशन प्रोसेस और जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस होता है लेमन टर्म में, उसको मेमरी ग्लैंड की वजह से ही वो हो पाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete, ovum, and several steroid hormones called ovarian hormones, estrogen, progesterone वगैरह। The ovaries are located one on each side of the lower abdomen, है ना। 2 ovaries होती हैं, 2 होती हैं, तो ये एक एक आपकी लोअर abdomen पे लोकेटेड होती है। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments। 2 to 4 centimeter की होती है और ये कनेक्टेड होती है यूट्रस से और पेल्विक वॉल से। किस तरीके से कनेक्टेड होती है? लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। So each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, ठीक है। तो एक ये ओवेरियन स्ट्रोमा नया टर्म आया है। तो ये ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है, इट इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द ओवरी, इट इज व्हाट द ओवरी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, है ना। तो इसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है, तो इसलिए एपिथेलियम से ये कवर्ड होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अच्छा, द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 zones, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। पेरिफेरल आपको पता ही है, नाम से आपको पता लग रहा है कि पेरिफेरल मतलब आउटसाइड और इनर मतलब इनसाइड। तो जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स है वो बाहर होता है, इनर मेडुला अंदर होता है। तो बेसिकली दीज आर द 2 zones इन विच द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड, ठीक है। तो अब हम ये हमने देख लिया पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ये आपको याद रखना है स्ट्रोमा के अंदर। इस पर 1 मार्कर आता है नीट में। इसमें जब मैंने नीट दिया था तो इसमें ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका फिगर 3.3a है जिसमें फीमेल पेल्विस दिखाया गया है, वो वही आपको जैसे पता ही है डायग्राम सीरीज में हम कवर करेंगे। अच्छा, अब हम थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ है। द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब्स। अब ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, इनका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। एग्जाम में चाहे ओवरी या आपका ओविडक्ट है या आपका फेलोपियन ट्यूब है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनका मतलब सेम ही है। यूट्रस, वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आ जाएंगे? आपके फेलोपियन ट्यूब आ जाएगी, यूट्रस आ जाएगी, वजाइना आ जाएगी। ये सब आपके क्या है? ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं। ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ याद रखनी है, कितनी लेंथ होती है इसकी? अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। The part closer to the ovary is funnel shaped and is called infundibulum,
ठीक है। तो जो पार्ट आपका फेलोपियन ट्यूब का जो आपका ये बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कॉल्ड इन्फंडिबुलम बिकॉज इट इज फनल शेप्ड। ठीक है, ये फनल के शेप का होता है, ये फर्स्ट पार्ट है ओविडक्ट का, इसलिए इसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी। अब फिमरी का फंक्शन भी बहुत बार आता है। इसका फंक्शन बेसिकली कलेक्शन ऑफ ओवम होता है, ओवम को कलेक्ट करना है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होगा तो ओवम को कलेक्ट करने में क्या चीज़ हेल्प करती है, आपकी फिमरी हेल्प करते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि आपकी इन्फंडिबुलम की एजेस से अराइव करते हैं और ये आपका कलेक्शन ऑफ ओवम करते हैं। ठीक है। फिर ये आपका 3.3b डायग्राम है जिसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। उसमें तो पेल्विस दिखाया गया है 3.3a में, या 3.3b में आपका ये दिखाया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज इन द स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो वो भी सब हम डायग्राम वीडियो में ही कवर करेंगे। अभी के लिए तो हम थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तो काफ़ी पार्ट आपका वैसे मैक्सिमम पार्ट वैसे ही कवर हो गया। दो तीन डायग्राम्स में वो हम एक बार में सारा कर लेंगे। अच्छा, अब द इन्फंडिबुलम लीड्स टू a wider part of the oviduct called ampulla and the last part of the oviduct called isthmus have a narrow lumen and it joins the uterus. तो देखो सबसे पहले इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड देन इस्थमस। इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, इनको याद कर लो। ये ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब की ये तीन पार्ट्स हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। आपको ये याद रखना है, इन्फंडिबुलम फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट एम्पुला है और फिर थर्ड पार्ट इस्थमस है। और ये एक एक करके पहले पहली बात है, पहले इन्फंडिबुलम आएगा, उससे आप आगे चलोगे तो एम्पुला, उससे आगे चलोगे इस्थमस आ जाएगा। इस्थमस इज कनेक्टेड टू यूट्रस। ठीक है, खत्म। अच्छा, तो यूट्रस इज अ सिंगल, यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोम। तो ये यूट्रस ऐसी बात है, ये सिंगल ही होगा, दो यूट्रस तो होंगे नहीं, सिंगल होता है ना। और इसको हम वोम्ब भी बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में इसको वोम बोल दिया जाता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। जो पियर जो फ्रूट होता है उसको इन्वर्ट करके अगर आप देखो तो वही यूट्रस का शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। यूट्रस किस में ओपन होता है? वजाइना में। ठीक है, तभी डिलीवरी होती है यूट्रस से वजाइना। ठीक है, थ्रू सर्विक्स, मतलब पहले यूट्रस है, फिर सर्विक्स है और फिर वजाइना है। cervix is basically connecting the uterus to the vagina। ठीक है, जब मैंने नीट दिया था तो ये भी क्वेश्चन आया था कि आपका सर्विक्स का फंक्शन, तो इसका फंक्शन यही है कि इट फॉर्म्स अ कनेक्ट एंड हेल्प इन द पार्चुरेशन प्रोसेस। तो फिर उसके बाद आपका ये है कि द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। तो जो सर्विक्स का कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। विच अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। ठीक है, तो सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल अगर है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। ठीक है। अच्छा, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैव 3 layers of tissue, the external thin membranous perimetrium, the middle thick layer of a smooth muscle called myometrium and the inner glandular endometrium। तो ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये बेसिकली 3 लेयर्स हैं। ठीक है, ये टिश्यू की लेयर होती हैं, ये यूट्रस को बेसिकली प्रोटेक्ट करती हैं। कि मतलब ये यूट्रस बहुत डेलिकेट है, पूरा जो आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा सब यूट्रस में होगा, तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो इसीलिए ये 3 लेयर्स हैं। The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits the strong contraction during the delivery of the baby। ये पार्ट आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो होता है साइक्लिकल चेंजेस उसमें ही होते हैं। मतलब ये कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, वो एंडोमेट्रियम की वजह से ही होता है। जो थिकनिंग एंड थिनिंग होती है वो आपकी एंडोमेट्रियम में ही होती है। ठीक है, और जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग योर डिलीवरी टाइम। ठीक है, तो जो आपका पार्चुरेशन के टाइम पे जो आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं विच लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द वोम्ब, आउट ऑफ द वजाइना, तो वो जो होता है वो आपका मायोमेट्रियम की वजह से होता है। अगर मायोमेट्रियम नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो ये वजह है।
अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो एक्सटर्नली विजिबल है, जैसे हमने मेल्स में भी देखा था एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, वहाँ पे पीनस था। अच्छा, यहाँ देखते हैं, इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं वैसे तो, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। अब हम इनको एक करके देख लेते हैं। सो मॉन्स प्यूबिस, है ना, मॉन्स प्यूबिस जो है आपका इज अ क्वेश्चन ऑफ फैट टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो ये बेसिकली फैट होती है, फैट टिश्यू होता है जिस जो प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है, मॉन्स प्यूबिस, है ना। अच्छा, लेबिया मेजोरा क्या होता है? दीज आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है। Labia minora is basically the boundary of the vulva and are the paired folds of tissue under the labia majora opening। तो मतलब ये चीज़ कि पहले लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा का क्या मतलब होता है? मेजॉरिटी, जो ज़्यादा है वो, है ना। और उसके नीचे क्या है? लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब माइनॉरिटी, जो कम है। बेसिकली ये सब है ही फैट, ये सब फैटी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू ही हैं, चाहे वो लेबिया मेजोरा हो या वो लेबिया माइनोरा हो। तो डिफरेंस ये है कि वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो मेजोरा है। और ये लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर होता है, उसके अंडर होता है ना। तो इस वजह से इसका एरिया इट ऑक्यूपाइज है ऑल्सो लेस एंड हेंस इट इज कॉल्ड माइनोरिया। माइनोरा कि मतलब ये माइनर है, तो लेबिया माइनोरा। अच्छा, द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो जो आपकी वजाइनल ओपनिंग होती है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको हम हाइमेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइव इन द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा above the urethral opening. The hymen is often torn during the first coitus for intercourse. However, it can be broken by sudden fall or joint. तो यहाँ पे जो हाइमेन होता है ना, ये आपका दिस हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, है ना। तो जो हाइमेन होता है इट इज ऑल्सो इट वो अर्लियर यूज रहेगा चेक फॉर वर्जिनिटी, कि ऐसा माना जाता था कि जो वर्जिन है उसका हाइमेन प्रेजेंट होगा और वो आपके वजाइना को कवर करा हुआ होगा। फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद आपका ये हाइमेन टूट जाएगा और आपका फिर वजाइना का कवरिंग हट जाएगा ऑब्वियसली, या तो इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। और ऐसा हो जाता था कि जिसका हाइमेन नहीं है वो वर्जिन नहीं है। लेकिन फिर और जब बाकी इस बारे में रिसर्च हुई तो ये पता लगा कि कुछ लोगों का हाइमेन नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है, उनका वजाइना कवर्ड नहीं होता है। और या कुछ लोगों का कोई एक्सीडेंट के वजह से या किसी सडन आपका कुछ फॉल्ट हो गया, आप गिर गए या कुछ फॉल है ना, तो कुछ इंजरी हो गई, तो इस वजह से जो है आपका हाइमेन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ऐसा समझते हैं कि हाइमेन इज नॉट अ प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी, लेकिन पहले ऐसा नहीं समझा जाता। तो बस इसमें यही चीज़ है जो हमें देखनी थी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है अबाउट मेमोरी ग्लैंड, जिसके बारे में हमने अभी भी थोड़ी सी बात करी थी स्टार्टिंग में। तो इसका एक डायग्राम है जो बेसिकली डायग्राम ऑफ ब्रेस्ट, है ना, तो वो भी हम डायग्राम सीरीज में देखेंगे। अच्छा, तो जो आपका ये वाला पैरा हम पढ़ लेते हैं, मेमोरी ग्लैंड वाला। A functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. मैमल्स जितने भी होते हैं जो अपने यंग वन को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उनका ये उन फीमेल मैमल्स का ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब जो ब्रेस्ट्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, है ना, सिंगल ब्रेस्ट तो नहीं होता। सो दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इनमें ग्लैंड होते हैं, है ना, और फैट होता है। फैट वेरिएबल होता है ना, मतलब किसी में फैट ज़्यादा होता है, किसी में फैट कम होता है। अच्छा, so the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells called alveoli। तो इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट ग्लैंडुलर टिश्यू में आपके 15 to 20 मेमरी लोब्स होते हैं, है ना। मेमरी लोब्स में क्या होता है, आपके मेमरी लोब्स में एल्वेलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क व्हिच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्वेलाई। तो अब इसमें ये एक पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन क्या चीज़ मिल्क प्रोडक्शन करती है।
तो एल्वियोलाई ही आपका मिल्क प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बाकी सब तो आपके सपोर्टिंग ऑर्गन है। अच्छा, एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करके अपनी कैविटी में, जिसको ल्यूमेन भी बोलते हैं, उसमें स्टोर कर लेता है। द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, फिर ये एल्वियोलाई ट्यूब्यूल्स में खुल जाते हैं, है ना। मतलब बेसिकली ये ट्रांसफ़र है आपका मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम एल्वियोलाई टू द मिल्क रीचिंग द माउथ ऑफ द यंग वन, है ना। कि जो बच्चा है जो फीड कर रहा है उसके माउथ तक वो जो मिल्क है वो पहुंच जाए, ये वो प्रोसेस बता रहे हैं। एल्वियोलाई के बाद वो ट्यूब्यूल में जाएगा, एल्वियोलाई में तो वो प्रोड्यूस हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, ट्यूब्यूल में। अच्छा, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ डक्ट, है ना। तो ट्यूब्यूल के बाद वो कहाँ जाएगा, मेमोरी डक्ट में जाएगा। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई फिर ट्यूब्यूल, फिर ट्यूब्यूल फिर डक्ट, ठीक है। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। जब मेमोरी डक्ट्स के बाद के जब बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक एम्पुला बनेगा विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो फिर भी जो आपके मेमोरी एम्पुला है वो किससे जुड़े हुए हैं, लैक्टिफेरस डक्ट से। लैक्टिफेरस डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द निपल, है ना। तो निपल से आपका जो आपका मिल्क है वो आपका यंग वन उसको सक कर लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ वो एल्वियोलाई से प्रोड्यूस हुआ, है ना। उसके बाद वो आपका वहाँ पे उसमें उसको एल्वियोलाई में उसकी कैविटीज़ में स्टोर किया गया। वहाँ से वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में गया, मेमोरी डक्ट में गया, है ना। फिर मेमोरी एम्पुला में गया, फिर बहुत सारे मेमोरी एम्पुला मिल के उन्होंने लैक्टिफेरस डक्ट बना लिया, फिर लैक्टिफाइड डक्ट से निपल में गया और जो चाइल्ड है उसने सक कर लिया। तो ये जो इसमें स्टेजेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नीट में भी आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में इसको ज़्यादा पूछा जाता है ना। कि आप पूरा उसको आप एक पैराग्राफ में ये चीज़ एक्सप्लेन करते हो, है ना। तो बाकी ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना ही आएगा आपको, है ना, नीट में भी और इसमें बोर्ड्स में तो बहुत बेसिक आता है ना। अब इसके बाद हमारा गैमेटोजेनेसिस आता है ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब जनरेशन ऑफ गैमीट, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, उसका भी बेसिक आइडिया तो आपको है ही। तो हम एनसीईआरटी पार्ट एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे कोई चीज़ हम मिस तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब जो हमें अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, तो एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं पहले। The primary sex organ, the testes in the males and the ovaries in the females produce gametes, that is sperms and ovum respectively. ये तो जो है आपको पता ही है कि जो टेस्टिस होते हैं उनसे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, और जो आपकी ओवरीज होती हैं उनसे ओवम का प्रोडक्शन होता है, यानी एग का प्रोडक्शन होता है। अच्छा, तो इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट का जनरेशन इन रिस्पेक्टिव सेक्सेस। In testes, the immature male germ cells or spermatogonia produce sperms by spermatogenesis that begins at puberty. तो जो स्पर्म्स होते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो आपके प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of the seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिनसे आपका ये स्पर्म बनता है, ये आपके माइटोटिक डिवीजन होता है इनके बहुत बार। माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ईच स्पर्मेटोगोनिया में डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस, है ना। तो जो कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, इनका मियोसिस होता है। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। अब जो मियोसिस होता है वो आपका डिप्लॉयड बॉडी का ही मियोसिस हो सकता है, हैप्लॉइड का मियोसिस नहीं हो सकता। अच्छा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट completes the first meiotic division leading to the formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिप्लॉयड है ना। जब उसका मियोसिस हुआ तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे एक तो वो दो होंगे और साथ ही साथ वो हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। क्योंकि उनका दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ मियोसिस। जो भी बॉडी आपकी मियोसिस का प्रोडक्ट है वो हमेशा हैप्लॉइड होगी, इसलिए सेकेंडरी साइट हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड, ठीक है। which have only 23 chromosomes only,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, है ना। अब जब ये होता है, ये जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, इनका दोबारा से मियोटिक डिवीजन होता है ना। तो इस बार वो क्या बनाना है, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये तो आप क्या बनना है, स्पर्मेटिड्स बनना है। तो आपको सीरीज याद रखनी है, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड्स। अच्छा, the spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है, इसकी डेफिनेशन अक्सर आती है। वो क्या होता है, ये एक वो प्रोसेस होता है जिसपे स्पर्मेटिड्स जो हैं वो आपके स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके स्पर्मेटिड्स हैं वो एक तरीके से स्पर्म्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads become embedded in the seminiferous tubule by the process called spermiation, है ना। तो इसमें ये होता है कि फर्टोली सेल्स जो होते हैं, हमने पहले भी देखा है कि फर्टोली सेल्स का उनको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, नर्व सेल्स, है ना। नर्व सेल्स उन्हें फिर बोलते हैं क्योंकि इनका मेन फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो अब इसमें आपको पता है कि जो आपका ये फर्टोली सेल्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन न्यूट्रिशन देना होता है ना। तो अब यहाँ भी यही है कि आपकी ये जो जब आपका स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, तो ये आपके स्पर्म्स जो हैं ये आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीव हो जाते हैं, है ना। एंड ये जो इसका जो स्पर्म का जो हेड होता है वो आपका फर्टोली सेल्स में एम्बेड होता है। तो आपका जो स्पर्म्स का हेड है वो फर्टोली सेल्स में क्यों एम्बेडेड है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है उससे, ठीक है, उससे वो नरिशमेंट डिराइव कर रहा है, ठीक है। अब हमारा जो इस पे लास्ट डेफिनेशन है वो ये है, फाइनली रिलीव फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या प्रोसेस होता है कि जब वो अपना न्यूट्रिशन ले ले तो उसको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीव कर दिया जाता है फॉर दैट इट कैन गो टू द फीमेल बॉडी। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके कुछ कुछ टर्म्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, फर्टोली सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मियोजेनेसिस, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हार्मोन्स के ऊपर है, LFH, FH, है ना। इन हार्मोन्स पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है। अभी तक तो हम जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं उनकी बात कर रहे थे। अच्छा, तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin-releasing hormone GnRH। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों शुरू होता है प्यूबर्टी पे, क्योंकि उस टाइम GnRH ज़्यादा होता है ना। GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन सिक्रीटिंग हार्मोन। तो ये जो GnRH है ये उस टाइम ज़्यादा होता है। तो जब GnRH ज़्यादा होता है तो इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। Thus if you recall a hypothalaमिक हार्मोन, तो मतलब ये जो है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन का क्या मतलब होता है, जो आपके वो ऐसे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से एसोसिएटेड होते हैं, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में है उससे एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द हार्मोन विच आर अंडर न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। आप ये चीज़ याद रखना, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीविंग हार्मोन इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि GnRH किस तरीके का हार्मोन है, तो आपको याद रखना है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ठीक है। अच्छा, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH। अच्छा, एक एग्जाम में GnRH का फुल फॉर्म भी मेरे से पूछा था उन्होंने। GnRH भाई बहुत सिंपल है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीविंग हार्मोन। उसके अच्छा अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन, the luteinizing hormone LH and the follicle stimulating hormone FSH। तो अब जब ये GnRH है, जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एंटीरियर है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब GnRH एक्ट करता है तो 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीव होते हैं, LH और FSH।
LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब आप नाम से समझ सकते हो, फॉलिकल्स को जो स्टिमुलेट करे वो वाला हार्मोन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक एक का फंक्शन देखेंगे। LH एक्ट्स एट द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो ये जो हमारे लेडिक सेल्स होते हैं, है ना, ये आपके LH इन पर एक्ट करता है, ठीक है। LH एक्ट ऑन लेडिक सेल्स, है ना, और फिर ये क्या करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। तो आप इसको मैंने इसको पढ़ते टाइम इस तरीके से याद रखा था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH लेडिक सेल्स, है ना, तो L कॉमन हो रहा है, LH और लेडिक सेल्स में भी L आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जो आपके लेडिक सेल्स होते हैं वो सेल्स होते हैं जिन पे आपका LH एक्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है। अच्छा, फिर ये तो आपको पता ही है कि वो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स को स्टिमुलेट करता है LH। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, तो ये जो आपके LH ये जो आपके एंड्रोजन रिलीज हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। FSH acts on the Fertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. अच्छा, अब यहाँ पे जब FSH में NCERT ने इतना क्लियरली नहीं बताया है, उन्होंने बस ये लिखा है कि जो है FSH क्या करता है कि जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। जैसे अब वैसे ही आपके NCERT में है नहीं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएशन, इस तरीके के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको FSH से कंट्रोल करता है, क्योंकि वो किस पे एक्ट करता है, फर्टोली सेल्स पे। तो मेन चीज़ आपको यही याद रखती है कि जो लेडिक सेल्स है, जो LH है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है, FSH आपकी फर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, और वो सर्टेन फैक्टर्स कंट्रोल करता है जो फैक्टर्स आपके NCERT में मेंशन नहीं है। फिर भी आपको एक दो बता देता हूँ, जैसे मेंटेनेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्मिएशन, देन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट पैरा में इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में बताया है कि स्पर्म, जैसे एक स्पर्म है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो आप जिन्होंने एक बार भी चैप्टर को पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो आपको पता है नेक मतलब जो अपर पार्ट है, मिडिल पीस मतलब बीच वाला पार्ट, और टेल मतलब लोअर पार्ट ऑफ स्पर्म। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं स्पर्म्स के। ये इजी पार्ट है लेकिन फिर भी जो है इस क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस वाले पैराग्राफ को एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। Let us examine the structure of a sperm, which is microscopic. It composes of a neck, a middle piece and a tail. में neck है, middle piece है और tail है। The plasma membrane envelops the whole body of sperm. तो जो पूरी बॉडी होती है आपकी स्पर्म की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome. तो ये जो आपका स्पर्म हेड होता है, ये इसमें जो है एक elongated haploid nucleus होता है ना। elongated मतलब खिंचा हुआ और haploid मतलब प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, है ना। फिर आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो अपर पार्ट ऑफ स्पर्म होता है आपका, जिसको हम नेक बोलते हैं, इट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। मतलब एक कैप जैसा स्ट्रक्चर जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, the middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail to facilitate sperm motility essential for fertilization. अब फर्टिलाइजेशन के लिए गैस आपकी स्पर्म की मोटिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है, रिग्रेसिव मोटाइल नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से ये है कि आपका जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं आपकी मिडिल पीस पे स्पर्म के,
तो मिडिल पीस पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पर्म को मोटिलिटी देते हैं, है ना, उसको एनर्जी देते हैं ताकि वो मोटाइल हो सके तो फर्टिलाइजेशन में ईव रहे, है ना, फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। अच्छा, the human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size, and at least 40% of them must show vigorous motility. तो अगर आपके फर्टिलाइजेशन होने के लिए देखो इसमें ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि नॉर्मल ह्यूमन मेल वन एजैकुलेशन में कितने स्पर्म्स रिलीव करता है, तो वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक एजैकुलेशन में रिलीज करता है। अच्छा, तब इसमें जितनी आपके 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, इसके अंदर आपके कम से कम 60% स्पर्म्स जो हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% ऑफ जो स्पर्म्स हैं उनमें विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। विगरस मोटिलिटी मतलब वो बहुत फास्ट स्पीड पे मूव कर रहे हो, बहुत एनर्जी से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा लीडिंग टू प्रेगनेंसी, ठीक है। हाँ, इसी यही जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम इस फीमेन के बारे में देखेंगे, और फिर हम हमारे एग के बारे में देखेंगे। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, है ना, वो वाला पार्ट अब हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, है ना। तो वो हम देखते हैं, नेक्स्ट पैरा करते हैं हम। Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory duct. तो ये जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो एक्सेसरी डक्ट्स के द्वारा उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperms. तो जितने भी सिक्रीशन हैं आपके एपिडिडाइमिस के, वास डिफरेंस के, है ना, फेमिनल वेसिकल के, वो बहुत एसेंशियल हैं आपकी मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए। The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones called androgens. तो इसमें सबसे पहले जो फीमेन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेन में क्या क्या आता है। तो स्पर्म्स एंड द सेमाइनल प्लाज्मा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फीमेन, ठीक है। स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा दोनों मिलकर फीमेन बनाते हैं। ये तो हम पहले भी देख चुके थे, जहाँ मैंने बताया था कि अराउंड 30% स्पर्म्स होते हैं फीमेन में। अच्छा, फिर एक जो बाकी नेक्स्ट पार्ट है कि जो आपका जो मेल सेक्स डक्ट्स हैं और ग्लैंड्स हैं उनके जो फंक्शन जो हैं वो किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, एंड्रोजेंस के द्वारा, ठीक है। एंड्रोजेंस ही ये जो आपके डक्ट्स हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, इनके फंक्शंस को मेंटेन करके रखती है। अच्छा, अब हम इस पर देख लेते हैं oogenesis को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। ये तो आपको पता है, फीमेल गैमीट जो है, जो आपका फॉर्मेशन का प्रोसेस है फिर oogenesis बोलते हैं। ऊ मतलब ओवम, इन जेनेसिस मतलब जनरेशन। ओवम को हम एग भी बोलते हैं, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are found within each fetal ovary. No more oogenesis are found and added after birth. No more oogonia are found and added after birth. तो ये जो आपका oogenesis होता है इसमें डिफरेंस मेन ये आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, तो oogenesis जो होता है आपका ये आपका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट आपकी एम्ब्रॉयनल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि आपके एक बार आपकी बर्थ हो गई, आपकी बर्थ से पहले ही आपके oogonia जितने फॉर्म होने हैं वो हो जाएंगे, लेकिन बर्थ के बाद कोई oogonia फॉर्म नहीं होगा। These cells start division and enter the prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage called the primary oocyte, है ना। तो आपके उसमें ये होता है कि इन सेल्स में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और ये प्रोफेज 1 जो कि एक मियोटिक डिवीजन की स्टेज है वहाँ आकर ये अटक जाते हैं, है ना। और जो है उस स्टेज पे उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called the primary follicle। अब प्राइमरी oocyte है
उस पर जब आपका ग्रैनुलोसा सेल उसको सराउंड कर लेंगे तो वो प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे एक फ्लावर है, ठीक है, उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा पेटल ऐड कर लो, है ना, तो वो आपका क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। ये वही याद रखने की एग्जाम्पल है, मैंने इसको इसी तरीके से याद रखा था। तो बस मेन कहने की बात ये है कि प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल्स इज इक्वल टू प्राइमरी फॉलिकल। Large number of the follicles degenerate during the phase of birth to puberty. Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं जो बर्थ के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी आते आते ये डिजेनरेट होते हैं और कितने बचते हैं, सिर्फ आपके 60,000 टू 80,000 के करीब ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं प्यूबर्टी की टाइम। अच्छा, the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and a new theca and are called the secondary follicles. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं इन पे और ज़्यादा लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आ गई और एक थीका लेयर आ गया। थीका लेयर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और थीका लेयर आने की वजह से ये क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। इसमें याद रखने की चीज़ यही है कि पहले प्राइमरी oocyte होता है, उस पर ग्रैनुलोसा सेल्स आ जाते हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल पे और ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स आ रहे हैं और एक थीका लेयर आ रहा है, तो वो आपके सेकेंडरी फॉलिकल बन जा रहे हैं। अच्छा, द सेकेंडरी फॉलिकल soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum. अब ये जो एंट्रम होता है ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, और जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में जनरेट हो जाती है तो वो एक टेरिशरी फॉलिकल बन जाता है, ठीक है। The theca layer is organized into an inner theca interna and an outer theca externa. तो जो थीका लेयर है जो आपकी फॉर्म हो रही है सेकेंडरी oocyte बनते टाइम पे, वो भी दो लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जा रही है, इंटरना और एक्सटर्ना। इंटरना मतलब इंटरनल लेयर और एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल लेयर। अच्छा, it is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. तो ये जो आपकी स्टेज होती है आपकी टर्शियरी फॉलिकल वाली, जब एंट्रम डेवलप हो चुका होता है, उसी टाइम आपका प्राइमरी oocyte का ग्रोथ होती है और उसका वो डेवलप होता है, आपका साइज भी बड़ा हो जाता है। इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन, है ना। फिर आपका ये था, it is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body. तो जो आपकी पोलर बॉडी है वो आपकी सेकेंडरी oocyte के साथ ही फॉर्म होती है। सेकेंडरी oocyte के बिना आपका पोलर बॉडी फॉर्म नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये आपका कहाँ हो रहा है, टर्शियरी फॉलिकल की जो आपकी स्टेज है उसी में आपका ये प्राइमरी oocyte का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है मियोसिस के बाद, है ना, और फिर उसके साथ में एक टाइनी पोलर बॉडी भी बनती है, छोटी सी पोलर बॉडी भी बनती है। पोलर बॉडी का यूज जो है वो अभी आपके एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, so the secondary oocyte retains the bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. तो जो भी उसका जो बल्क ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेकेंडरी oocyte ही अपने पास होल्ड करके रखता है, ठीक है। At present we are not very certain about the use of the polar body, जैसे मैंने अभी आपको बताया। The tertiary follicle further changes into the mature follicle और Graafian follicle. तो जो टर्शियरी फॉलिकल होता है अब वो जब पोलर बॉडी बनने के बाद वो किस में बदल जाता है, मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। The secondary oocyte forms a new membrane called the vona pellucida surrounding it. ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है इसके अराउंड क्या हो जाता है, नया मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है जिसको हम वोना पेलुफिडा बोलते हैं। The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. तो ovulation क्या होता है, the process by which the ovum is released from the ovary. तो यहाँ पे आप उसका अभी तक तो हम सिर्फ डेफिनेशन देखते थे, लेकिन यहाँ पे आप पूरा वो साइंटिफिक प्रोसेस देख सकते हो कि वो किस तरीके से हो रहा है। कि आपका सेकेंडरी oocyte जो है उसने एक वोना पेलुफिडा लेयर अपने अराउंड सराउंड कर लिया है
है ना। और ये जो ग्राफियल फॉलिकल है ये रप्चर होता है, तो इस वजह से जो सेकेंडरी oocyte है वो आपका रिलीव हो जाता है ओवरी के द्वारा, और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। तब ये चीज़ हमने बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ ली है। अच्छा, हम यहाँ पे फिगर 3.8 है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का आपका रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन मैं डायग्राम से इसमें डिस्कस करूँगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हर स्टेज पे क्रोमोसोम नंबर बताया है आपके स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, एंड हाउ दे आर डिफरेंट। इनका डिफरेंस भी आ जाता है अक्सर, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। जैसे ये जो आपका ये है स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है, और जो oogenesis है वो आपका एम्ब्रॉयनल स्टेज से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो उसके डिफरेंसेस हैं वो भी कभी कभी आ जाते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, तो उनको हम डिस्कस अभी कर लेंगे अपने वीडियो में, जो मैं डायग्राम सीरीज बनाऊंगा उसी में ही मैं इस डायग्राम के साथ वो चीज़ डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, अब हमारा जो 3.4 है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्टिकल 3.4 है अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। गैमेटोजेनेसिस हमारा खत्म हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें डिस्कस करना है। अब ये बहुत इजी जो है, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ पहले से पता होता है, मेनोपॉज है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हम पहले बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी क्लासेस में, उन्हीं को ही हम एक बार दोबारा से देख लेंगे, है ना। तो चलिए गाइस, अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, menstrual cycle, the reproductive cycle in the female primates, that is monkeys, apes and human beings, is called the menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty and is called the menarche. तो जो आपका जो फर्स्ट menstruation होता है वो आपका प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28-29 days, and the cycle is repeated at an every start. The cycle is repeated from one menstruation till the next one, and it's called a menstrual cycle. तो menstrual cycle क्या होती है? This is basically the thickening and thinning of your endometrium. The cyclical changes which take place in endometrium leads to menstrual cycle. और ये मेनार्च से लेकर मेनोपॉज तक फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना। और इसमें उनको क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-29 डेज की एक साइकिल होती है जो कि बार बार रिपीट होती रहती है अंटिल मेनोपॉज इज अचीव्ड। अच्छा, तब इसमें इसका प्रोसेस देख लेते हैं। वन ओवम इज रिलीव्ड, दैट इज ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में क्या होता है, जो मिडिल टाइम होता है उसमें एक ओवम रिलीव होता है, ठीक है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। फिगर 3.9 में क्या है कि आपका ये जो हम डायग्राम वाली सीरीज में वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो चीज़ जो है आपकी जो है ये 3.9 फिगर है, तो वो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. तो ये साइकिल कब शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल फेज जब जो है आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है ना, तब ये स्टार्ट होती है और ये 3 to 5 डेज तक लास्ट करती है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिवल्व्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म द लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना। तो जो पीरियड जब आते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वो आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं और जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है, वो दोनों एंडोमेट्रियल लाइनिंग का वेस्ट और ब्लड वेसल्स, ये सब आपका वो जो लिक्विड जो बाहर आता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान एंड मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो वो ही चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट करती है, ब्लड वेसल्स और आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। अच्छा, menstruation only occurs if the relieved ovum is not fertilized and lack of menstruation may be indicative of pregnancy. अब अगर आपका menstruation नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि आप या तो आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपका मेनोपॉज अचीव हो चुका है। अच्छा, however it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstrual phase is followed by the follicular phase. menstrual phase के बाद क्या आता है, follicular phase. follicular phase में क्या होता है, follicles are formed. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation.
तो जब आपका जो हम यह भी हमने अपने लास्ट पार्ट में भी देखा था, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, किस तरीके से एक प्राइमरी ओसाइट एक ग्राफियन फॉलिकल बना देता है ना, और उसमें क्या होता है आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यही रीज़न होता है कि जाके आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करता है और मेंस्ट्रुएशन होते रहते हैं। अच्छा, these changes in the ovary and the uterus are induced by the changes in the levels of pituitary and ovarian hormones। अब यहाँ पे हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑपरेट करने में। अच्छा, the secretion of the gonadotropins, that is the LH luteinizing hormone, and the FSH, that is follicle stimulating hormone, increases gradually during the follicular phase and stimulate follicle development as well as the secretion of estrogens for growing follicles। फॉलिकुलर फेज के दौरान फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं ये गोनाडोट्रोपिन LH और FSH। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। तो 14th डे पे जो LH होता है और FSH होता है ये आपकी एक पीक अटेन कर लेते हैं, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल during the mid cycle called LH fudge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum or ovulation। तो अब आपका जब जब ये मिडिल पार्ट आ जाता है आपकी इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसमें LH सर्ज होता है। सर्ज का मतलब आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हो जाना किसी भी चीज़ का। तो इस ये जो मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका LH का सर्ज हो जाता है, मतलब आपका LH मैक्सिमम लेवल पे आ जाता है। अच्छा, the ovulation is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as a corpus luteum, है ना। तो अब जो आपके ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो आपके कॉर्पस लूटियम में बदल जाते हैं, ठीक है। और इसको हम जो है आपका जो है कॉर्पस लूटियम में ये इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि कॉर्पस लूटियम secretes large amounts of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium। मतलब हर चीज़ का अपना एक फंक्शन है। कॉर्पस लूटियम अगर जनरेट हो रहा है रिमेन्स से, तो वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, वो येलोइश कलर का कॉर्पस लूटियम होता है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation। तो ये ऐसी बात है, जब आपका ओवम फर्टिलाइज हो गया तो फिर menstruation होगा ही नहीं। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है। दिस कॉजेज disintegration of the endometrium leading to menstruation marking a new cycle। तो जब ये कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट होगा तो obviously it will be shed out of the female body which will mark the beginning of the next cycle। इस तरीके से उसका जो है एक साइकिल खत्म होगा, फिर दूसरा साइकिल शुरू होगा, फिर शेड होगा, फिर दूसरा साइकिल खत्म होगा, फिर तीसरा शुरू होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलता रहता है। In human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age, that is termed as menopause। 50 years के अराउंड ये आपका जो आपका मेनोपॉज आ जाता है 50 years पे, इवन 50 years से पहले ही आ जाता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, लेकिन एवरेज यहाँ पे 50 years लिखा हुआ है तो आप वही लिखोगे अपने एग्जाम में, है ना। उसके बाद आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्ज एंड मेनोपॉज। कि आपका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये इंडिकेट करता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में होता है। मेनार्क से पहले भी नहीं होता और मेनोपॉज के बाद में भी नहीं होता। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे हमने ये सब तो देख लिया कि 14th डे पे LH सर्ज होता है और ये सारा पार्ट तो अब देख चुके। अब यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स है जिसको अभी हमें कवर करना है। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी। तो मैं यहाँ पे पहले इस बॉक्स को एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। Maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important। Take bath and clean yourself regularly। Use sanitary napkins or clean homemade pads। Change sanitary napkins after every 4 to 5 hours as per the requirement। मतलब आपने sanitary pads को change करते रहो और hygiene रखो, है ना। Disposal of the used sanitary napkins, properly wrapping it with a used paper। Do not throw the used napkins in the drain pipe of toilets or in the open area। After handling the napkin, wash hands with soap। तो ये आपका मेडिकल हाइजीन का पार्ट है जिसपे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे रूरल एरिया में, अब तो नहीं है लेकिन पहले टाइम में रूरल एरिया में पीपल यूज टू यूज क्लोथ्स और दिस काइंड ऑफ थिंग विच आर नॉट वेरी हाइजीनिक फॉर देम, और उसमें बहुत सारी डिजीजेज हो जाती थी और बहुत सारे उसके इन इफेक्ट्स होते थे।
तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट डन हो गया है। इसमें सब ये याद रखना कि आपका जो 14 डे पे आपका LH फर्ज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश कलर का होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है। इट इज शेड आउट ऑफ फीमेल बॉडी विच मार्क्स द beginning of another menstrual cycle which is of 28 to 29 days and extends between menarche and menopause। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। और इसमें और बाकी ज़्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। और बाकी एक जो आपका डायग्राम है जिसमें आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो मैं आपको डायग्राम शरीफ में बता दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा सारे डायग्राम्स को ना चैप्टर का। अच्छा गाइस, तो हमने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया और साथ ही साथ हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला बॉक्स भी पढ़ लिया। अच्छा, अब हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन वाला पार्ट आ जाता है ना। फर्टिलाइजेशन के और इम्प्लांटेशन मतलब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला जो फेज है ना। अब हम वो चीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो अब हम उसको देखें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में है। अच्छा, so during copulation or coitus, a semen is released by the penis into the vagina, which is called insemination। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं, है ना। कि उसके आपका जब जो है कोइटस जब होता है तो इसमें इंसेमिनेशन हो जाता है, ठीक है। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म रीचेस द फीमेल बॉडी, ठीक है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द cervix, enter the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपका फेलोपियन ट्यूब का एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसका नाम होता है एम्पुलरी रीजन, ठीक है। अब अगर इस एम्पुलरी रीजन में आपका स्पर्म और ओवम आ रहे हैं तब तो फर्टिलाइजेशन आपका जो है वो प्रेगनेंसी को लीड करेगा, ठीक है। और अगर आपका ये स्पर्म या आपका जो है एम्पुलरी रीजन में नहीं आ रहा है स्पर्म और ओवम, तो क्या होगा कि आपका फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। खाली आप जो है इंसेमिनेशन हो जाने से ये गारंटी नहीं होती कि आपका फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी हो जाएगी। प्रेगनेंसी तभी होगी जब जो आपका ओवम है और जो आपके स्पर्म है वो साइमल्टेनियसली दे आर मीटिंग इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ये तो पता ही है आपको। During fertilization, a sperm comes in contact with the vona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि स्पर्म जो है वो किससे सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं। ओवम की एक आउटर लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वोना पेलुफिडा। तो वोना पेलुफिडा से स्पर्म्स आपके कांटेक्ट में आते हैं और इससे क्या होता है, ये जो वोना पेलुफिडा होती है इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म्स, मतलब वो और बहुत सारे स्पर्म्स को नहीं आने देती है और उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum। एक स्पर्म तो एक ओवम ही फर्टिलाइजेशन हो, है ना। The secretion of the acrovome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the vona pellucida and the plasma membrane। This induces the competition. This includes the completion of the meiotic division of the secondary oocyte। The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and a haploid ovum or ooted। तो आपकी जो ये इनकम्प्लीट मियोसिस होती है तो उससे आपका क्या होता है, सेकंड पोलर बॉडी आपकी प्रोड्यूस होती है और इसके साथ आपका एक ऊटेड भी फॉर्म होता है। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऊटेड क्या होता है। तो एक हैप्लॉइड ओवम जो कि आपका सेकेंडरी पोलर बॉडी के साथ मतलब प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ऊटेड बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्लॉइडी एन है मतलब हैप्लॉइड। अच्छा, to form the haploid nucleus of the sperms and that of the ovum fuse together to form a diploid zygote। अब ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेंगे तो zygote बनेगा, ठीक है। zygote इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यूबॉर्न, है ना। तो ये चीज़ है।
ज़ाइगोट की प्लाइडी डिप्लॉयड है, ये भी ये तो बहुत सिंपल चीज़ है ना। अच्छा, तो यहाँ पे आपका इसमें लिखा हुआ है अब नेक्स्ट पार्ट में कि ये आपका इन्होंने क्रोमोसोम वाला बताया है, जो आपको बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता ही होगा। एक्स एक्स और एक्स वाई, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल चाइल्ड है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है यानी 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल चाइल्ड है ना। फिर भी मैं एक बार इस पार्ट को पढ़ देता हूँ। As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. Therefore, all haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas the male gametes, the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of the sperms carry the X chromosome, while the other 50% carry the Y. अब मतलब ये जो आपकी मेल जो आपके क्रोमोसोम है उनमें 50% क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड 50% आर वाई, लेकिन फीमेल्स में क्या है कि दोनों क्रोमोसोम्स में आपका एक्स एक्स है, तो मतलब दोनों ही क्रोमोसोम 100% एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं, ठीक है। वाई का फीमेल में नामो निशान भी नहीं है, नाम उसका ही नहीं, कहीं वाई क्रोमोसोम फीमेल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें यह है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying X और Y fertilize the ovum, है ना। तो अब इसमें ये डिपेंड करता है कि देखो फीमेल के पास तो दोनों एक्स एक्स ही हैं, तो फीमेल पे तो हम एक एक्स ही लेंगे, एक्स क्रोमोसोम ही लेंगे, लेकिन मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ रिएक्ट करता है तो आपका 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक्स एक्स हो जाएगा। एक्स एक्स इंडिकेटर ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। अब अगर दूसरा केस हम ये ले लेते हैं कि अगर जो आपका मेल है, मेल के पास आपका मेल के से हम वाई ले रहे हैं और फीमेल से तो हमें एक्स ही लेना है, क्योंकि फीमेल के पास तो वाई है ही नहीं, उसके पास तो सारे एक्स हैं। तो फिर क्या होगा, एक एक्स हो जाएगा फीमेल का और एक वाई हो जाएगा मेल का, तो एक्स वाई हमारा जो है फॉर्म हो जाएगा क्रोमोसोम का कॉम्बो। तो एक्स वाई कॉम्बो इज एन इंडिकेटर ऑफ मेल चाइल्ड, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 50-50% चांस होता है ऑफ आइदर हैविंग अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स मतलब एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल मेल के एक्स से रिएक्ट करेगा या मेल के वाई से रिएक्ट करेगा, इसका 50-50% चांस होता है। तो इस वजह से आपका बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगा उसके आपका इसमें 50-50% ये रहता है। अच्छा, तो इससे आप ये भी जो है हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट द मदर, क्योंकि जो हमने तो अभी देखा कि मेल के पास ही एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, फीमेल्स के पास दोनों एक्स है ना। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है कि जस्ट टेल वाई फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, तो इसका आंसर अब आपको पता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। The mitotic division starts as the zygote moves to the isthmus of the oviduct. अब isthmus आपको पता है ये आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये हमने अभी पहले देखा है इसी चैप्टर में, कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज टूवर्ड्स यूट्रस, क्योंकि ये जो माइटोटिक डिवीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं इनिशियल स्टेज में क्लीवेज टूवर्ड्स यूट्रस, मतलब ये अभी यूट्रस की तरफ जा रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब में है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लीवेज टूवर्ड्स यूट्रस, की यूट्रस की तरफ जाते में जो इसकी डिवीजन हुआ जो क्लीवेज हुआ, ठीक है। एंड फॉर्म्स द 2, 4, 8 and 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्लास्टोमियर्स फॉर्म कर देता है। ब्लास्टोमियर्स 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 या 16, है ना ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मोरुला। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि मोरुला में कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोरुला में 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ठीक है। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला क्या बन जाता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। एंड इट मूव फर्दर इनटू द यूट्रस। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass। तब यहाँ पे आपकी जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है इसमें ब्लास्टोमियर 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन 2 लेयर्स का नाम बताइए, तो एक का ट्रोफोब्लास्ट और एक का इनर सेल मास। बहुत सिंपल नाम है, इनर सेल मास, ये नाम ही बता रहा है कि वो अंदर है इसलिए वो इनर सेल मास है, और ट्रोफोब्लास्ट फिर बाहर है। अच्छा, सो अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। द ट्रोफोप्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास इज डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। तो अब आप देखो सबका फंक्शन देख लो, जो इनर सेल मास है वो तो
डिफरेंशिएट होकर वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपना रोल दे रहा है ना, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वहीं जो आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आपका एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रीन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। यूट्रीन सेल क्या करते हैं, वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, क्यों, रैपिडली डिवाइड होके वो अपने आप को फैला लेते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, आपके ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट को कवर क्यों करते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट को इसलिए कवर करते हैं क्योंकि फिर आपका वो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में यूट्रस के, ठीक है। मतलब ये प्रेगनेंसी यहाँ पे होने वाली है, मतलब ये सब दीज आर बेसिकली द प्री इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होने से पहले ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना। अच्छा, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रीन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। As a result, blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus, and this is called implantation, and it leads to pregnancy. ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है कि आपकी यूट्रीन सेल डिवाइड होंगे, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेंगे, और तभी जो है आपका इम्प्लांटेशन होगा, और जब इम्प्लांटेशन होगा तभी आपकी प्रेगनेंसी होगी। आप ये आपके जो है ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, ये ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमेयर की लेयर्स हैं इनका नाम याद रख लेना। मॉरूला में कितने ब्लास्टोमेयर होते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर होते हैं, ये याद रख लेना। बाकी ये ऊटिट क्या होता है वो याद रख लेना, और ये XY वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रख लेना, बस इसमें से इतना ही आता है, ठीक है। अच्छा, और डायग्राम जो इसका एक डायग्राम है वो भी कुछ खास नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों की लेबलिंग है जो हमने पढ़ी है, वो हम डायग्राम सीरीज में करेंगे। अच्छा, अब हमारा ये हमारा सेकेंड लास्ट आर्टिकल है 3.6 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अभी तो हम प्री इवेंट्स देख रहे थे प्रेगनेंसी है, अब हम क्या देखेंगे, प्रेगनेंसी में जो मतलब प्रेगनेंसी के बाद के जो इवेंट्स हैं, जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वाले इवेंट्स हैं वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। इस वाले हमारा ये वाला जो आर्टिकल है 3.6 है ना, तो अब हम इस वाले आर्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा गाइस, तो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट लाइन ये है, आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projections appear on the trophoblast called the chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. अब यहाँ पे कोरियोनिक विलाय सीन में आते हैं। कोरियोनिक विलाय जो होते हैं यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट पे प्रेजेंट होते हैं। द कोरियोनिक विलाय एंड यूट्रिन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मेटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे प्लेसेंटा फॉर्मेशन की बात हो रही है कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है। यही जो कोरियोनिक विलाय होते हैं वो आपकी यूट्रीन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपका वो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द मेटरनल बॉडी एंड द ग्रोइंग एम्ब्रियो, है ना। तो ये प्लेसेंटा का डेफिनेशन आपको आ सकता है ना। तो इसमें आप बस ये बताओगे कि दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी। ये कैसे बनता है, जब आपके कोरियोनिक विलाय आपकी यूट्रिन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनका फंक्शन देखना है आगे हमें। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटीरियल्स प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो। तो ये क्या करता है, प्लेसेंटा ऑक्सीजन पहुँचाता है एम्ब्रियो तक, और जो एम्ब्रियो ने जो वेस्ट मटेरियल उसने जनरेट किया होता है उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। अच्छा, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा और एम्ब्रियो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर दिस थिंग प्लेसेंटा एंड द ग्रोइंग फीटस। तो ये भी मुझे एक बार पूछा था किसी एग्जाम में, शायद नीट में, कि ये नीट में जब सैम्पल पेपर में सॉल्व करता था उस टाइम ये उसमें क्वेश्चन था कि जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का आप वो बताओ, मतलब ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे, तो इस तरीके का आपको भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, so the placenta is connected to the embryo through umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo, ठीक है। Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like the HCG, human chorionic gonadotropin, HPL, human placental lactogen। अब ये सब हार्मोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। देन यू हैव योर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा।
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का नाम तो आपने बेसिक क्लासेस से सुना हुआ है ना, 9th-10th में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताते हैं। लेकिन HCG ह्यूमन कैरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इनके बारे में शायद आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी पहली की क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी। अब ये रिलैक्सिन जो होता है बेसिकली ये तब प्रोड्यूस होता है जब आपका लेबर पेन इंड्यूस होता है ना, तो ये बेसिकली रिलैक्सेस द पेन, है ना, ये पेन को कम कर देता है। तो ये लेटर स्टेज में पूरी प्रेगनेंसी में रिलीव नहीं होता, डिलीवरी के टाइम पे होता है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। अब आपको देखने की बात यहाँ पे ये है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन जो होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम प्रोड्यूस होते हैं, और रिलैक्सिन तो प्रेगनेंसी के भी बिल्कुल लास्ट स्टेज में प्रोड्यूस होता है, और ऐसे ये कभी प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये कभी भी फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे, HCL, HPL एंड रिलैक्सिन, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood। और बाकी के जो हार्मोन है जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, ये आपके फीमेल बॉडी में वैसे भी सिक्रीट होते रहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं है तो भी सिक्रीट होते रहते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो इनका लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है मेटरनल ब्लड में। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ब्लड को नरिशमेंट चाहिए होता है, तो ज़रूरत से ज़्यादा लेवल इनका बढ़ जाता है। अच्छा, increased production of these hormones are essential for supporting the fetal growth, metabolic change in the mother and maintenance of pregnancy। तो ये ज़रूरी भी होता है। Immediately after the implantation, the inner cell mass or the embryo differentiates into an outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, and the mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जो आपका इनर लेयर और आउटर लेयर है, वो फॉर्म हो जाते हैं, और एक बार एक्टोडर्म एंडोडर्म फॉर्म हो गया तो उसके बाद मीसोडर्म भी फॉर्म हो जाता है। मीसोडर्म क्या होता है? मीसोडर्म इज द मिडल लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, द 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज इन अडल्ट, है ना। तो इन्हीं 3 लेयर्स से हम जो ह्यूमन आप देख रहे हो, सब ह्यूमन इन्हीं 3 लेयर्स से बने। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potential to give rise to all tissues and organs। तो अब यहाँ पे ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म के साथ साथ स्टेम सेल्स का भी रोल बताया गया है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं ये आपके दे आर एक्चुअली प्लूरीपोटेंट है। तो ये इसको हम प्लूरीपोटेंट कोचिंग वगैरह में ये टर्म यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। वैसे एनसीईआरटी में तो ये टर्म गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में बस ये लिखा हुआ है इट कैन गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, है ना। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स का आपको इतना ही याद रखना है कि इनका भी आपके ह्यूमन की जो ग्रोथ होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये है द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स। अब इस पार्ट में ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये बहुत सिंपल है। इसमें ये बताया गया है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन्स में आपका 9 मंथ्स है, किसी में ज़्यादा होगा, किसी एनिमल में, काऊ में, बफेलो में कुछ और होगा, डॉग में कुछ और होगा, है ना। तो ये चीज़ है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट, कैट्स? फाइंड आउट। तो या फाइंड आउट कर लेना, ये कभी एग्जाम में नहीं आता वैसे, है ना। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके फर्स्ट मंथ के में जो है आपका एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्मेशन होता है, जो उसका हार्ट है वो फॉर्म होता है। अच्छा, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहला साइन जो होता है वो फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, अब जो सेकेंड मंथ आता है आपका, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे के लिम्स और डिजिट्स फॉर्म होते हैं। लिम्स और डिजिट्स मतलब ये जैसे ये जो फिंगर्स आप देख रहे हो, हाथ की फिंगर्स, पैर की फिंगर्स, है ना, टोज वगैरह, है ना, तो ये सब आपके लिम्स एंड डिजिट्स में आ गए। तो ये सेकंड मंथ में इसका लिम्स एंड डिजिट फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट मंथ में हार्ट है, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट है, थर्ड मंथ में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया फॉर्म हो जाता है चाइल्ड का। मतलब थर्ड मंथ जब आपका ओवर हो जाएगा तो आप इस बात को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो जो आपका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है एक मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। वो चीज़ आपको इसके थर्ड मंथ के बाद पता लग जाती है।
ठीक है। तभी जैसे आपने देखा होगा कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं जो कि लीगल है इंडिया में, वो 3rd मंथ के बाद ही की जाती है, क्योंकि तब तक चाइल्ड का जेंडर जो है वो डेवलप हो चुका होता है। तो देखो ईजी टू आइडेंटिफाई कि वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, ये तो पढ़ ही लिया। बाय द एंड ऑफ 12 वीक फॉर द 3 मंथ, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उनको हम ट्राइमेस्टर 1 बोलते हैं। एक ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं दैट इज ट्राइमेस्टर 1। जो सेकेंड पार्ट ऑफ जो सेकेंड 3 मंथ्स हैं वो दिस इज ट्राइमेस्टर 2, एंड जो आपके लास्ट के 3 मंथ हैं तो वो आता है ट्राइमेस्टर 3। तो 3 ट्राइमेस्टर हैं, ट्राइमेस्टर 1 2 3। हर एक ट्राइमेस्टर में आपके 3 महीने हैं, 3 ट्राइमेस्टर हैं, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो टोटल 9 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी है, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, है ना। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो ये जो आपका हेयर का जो अपीयरेंस होता है ये आपका 5th मंथ में होता है, ठीक है, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जेंडर आपका डेवलप हो गया, और 2nd ट्राइमेस्टर में 5th मंथ में आपका अपीयरेंस ऑफ बॉडी हेयर भी होने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। अच्छा, तो मूवमेंट ऑफ फीटस भी आपका 5th मंथ से ही स्टार्ट होता है, मतलब ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर, मतलब आपका 6th मंथ का एंड जो होता है, 2nd ट्राइमेस्टर का एंड मतलब 6th मंथ का एंड। बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि आपका आई लैश फॉर्मेशन, आईलिड फॉर्मेशन जो होता है वो आपका 6th मंथ पे होता है, ठीक है। मतलब 6th मंथ से पहले आपकी आईलिड फॉर्म नहीं हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, है ना। 9 मंथ्स में जो आपका फीटस है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। अब इसमें कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं जब प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है ना, तो वो आपकी एनसीईआरटी में तो मेंशन नहीं है, लेकिन इस पर भी कभी कभी नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो अब जब प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उसमें क्या होता है, बच्चे को इंक्यूबेशन में रखना पड़ता है। इंक्यूबेशन में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है, जैसे मंथ वाइज ग्रोथ अभी हमने देखी, वो उसकी पूरी नहीं हुई होती है। अगर 7th मंथ में डिलीवरी हो गई तो जो है आपकी बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसको इंक्यूबेशन देना पड़ेगा, आर्टिफिशियल ग्रोथ उसकी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिस्टम इसका होता है ना। तो ये हमारा इम्प्लांटेशन वाला पार्ट था, और ये प्रेगनेंसी और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इसमें हमने देख लिया। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है पार्चुरेशन, दैट इज द डिलीवरी पार्ट, है ना, एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन बेसिकली रेफर्स टू द ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस, है ना। तो ये वाला पार्ट अब हम देखेंगे। अच्छा, अभी ये जहाँ तक हमने करा है, तो इसमें आपका ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो जितने भी ट्राइमेस्टर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट मंथ पे हार्ट डेवलप हो गया, 2nd मंथ पे लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो गए, 3rd मंथ पे आपका जेनाइटिलिया डेवलप हो गया, 4th मंथ में आपका जो है ये सब हियरिंग पावर, टेस्ट बड वगैरह डेवलप हो गया, 5th मंथ पे आपके हेयर डेवलप हो गए, है ना, प्लेसेंटा डेवलप हो गया, 6th मंथ पे आपकी आई लैशेस डेवलप हो गए, है ना। तो आपकी ये सारी चीज़ें 9 मंथ तक बच्चा पूरा डेवलप हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपकी मंथ वाइज करके जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन का, वो हम स्टार्ट करते हैं। अब अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं पार्चुरेशन का। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। ये तो हमें पता है, प्रेगनेंसी ह्यूमन में 9 मंथ होती है, और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes the expulsion of the fetus, and this process of delivery of the fetus or childbirth is called parturition. Very very important definition। अब ये definition parturition की बोर्ड्स में ऑलमोस्ट हर साल ही आती है, तो ये आप ज़रूर इसको प्रिपेयर कर लेना है। और ये बहुत ईजी चीज़ है ना, तो इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। ये बेसिकली जो एक्सपल्सन खुद कराना होता है हमें यूट्रस से, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका चाइल्ड बर्थ प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन होंगे तभी
जो बेबी होगा उसको वो एक्सपेल आउट हो पाएगा यूट्रस से, और तभी ये आपका चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा, तो पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called the fetal ejection reflex. आपको ऐसे लगता होगा, अगर कोई लेमन टर्म्स में बात करो कि अगर आपका डिलीवरी होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्शंस अपने आप होंगे। कॉन्ट्रैक्शंस अपने आप नहीं होते, यहाँ पे एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो इन्वॉल्व है। इसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब आपका फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो फीटस फुल्ली डेवलप्ड आपका जो फीटस है और जो प्लेसेंटा है वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि अब इसको आपको कॉन्ट्रैक्ट उसके विग्रेस कॉन्ट्रैक्शंस आपको यहाँ पे कराने हैं यूट्रस के, ठीक है। द सिग्नल इंड्यूस्ड बाय इसमें यह है द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। मतलब फीटस को इजेक्ट करने के लिए, एक्सपेल आउट करने के लिए जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स मतलब जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन आ रहा है कि फीटस फुल्ली डेवलप्ड है ना, तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ कि उसको एक्सपेल आउट करो यूट्रस से, ठीक है, डिलीवरी को कंप्लीट करो। अच्छा, दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो मेटरनल पिट्यूटरी रिलीज करता है। मेटरनल पिट्यूटरी, खाली पिट्यूटरी मत लिखना, मेटरनल पिट्यूटरी लिखना, तभी आपको इसमें पूरे 1 मार्क का ये फिल इन द ब्लैंक आएगा। अगर आएगा तो ये 1 मार्क का आपको फिर पूरा मिल जाएगा। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contractions। इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस पहले से जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं ना, वो आपके क्या हो जाते हैं और ज़्यादा रिग्रेस हो जाते हैं, है ना। आप देखो, the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction। जब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो आपकी डिलीवरी भी जल्दी हो जाएगी और ईजीली हो जाएगी। अच्छा, दिस लीड टू एक्सपेल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस टू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हमें पता ही है, बर्थ कैनाल का डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल, को हमने किया ही है। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus, है ना। What do you think? अच्छा, फिर इसमें ये है कि जब आपका एक डिलीवरी हो जाती है तो फिर प्लेसेंटा भी वैसी बातें निकल ही जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा आपको बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए होता है। जब न्यूट्रिशन बच्चे का द चाइल्ड हैव ऑलरेडी एक्सपेल्ड आउट ऑफ यूट्रस, तो फिर प्लेसेंटा रखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इस वजह से फिर प्लेसेंटा भी जो है बच्चे के साथ निकल जाता है। इट इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, है ना। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। अब बहुत से केसेस में क्या होता है, ये जो नेचुरल प्रोसेस होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का, कि आपका जब फीटस फुल्ली मैच्योर हो जाएगा प्लेसेंटा के साथ, तो वो सिग्नल्स भेजेगा आपके ब्रेन को कि आपको जो है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कराने हैं। फिर मेटरनल पिट्यूटरी जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीव होने से वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन विगरस कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे, फिर बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये जो पूरा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का प्रोसेस है, ये हर फीमेल में नहीं हो पाता है, ठीक है, ये उतना स्मूथली नहीं हो पाता। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स को आर्टिफिशियल मीन्स से प्रेगनेंसी को इंड्यूस कराना होता है, क्योंकि डिलीवरी तो करनी ही है हमें। तो अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं उतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो डॉक्टर्स को क्या करना होगा, उन्हें आर्टिफिशियल मीन्स को यूज़ करना होगा। आर्टिफिशियल मीन्स को वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं, उनके नाम होते हैं, लेकिन इतने डिटेल में हमें नहीं जाना अभी, है ना। तो ये इंजेक्शन जब आप इंजेक्ट करते हो ब्लड में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेटरनल पिट्यूटरी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लग जाता है ना। तो वो नेचुरली अगर नहीं कर रहा तो हम इस तरीके से वो इंजेक्ट करके ब्लड में ऑक्सीटोसिन का रिलीज बढ़वा देंगे, तो जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन विग्रस हो जाएगा, तो डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको इतना ही है, बाकी कौन से वो केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में ऐड करे जाते हैं थ्रू इंजेक्शन, तो वो चीज़ अभी आपको नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पैरा में, द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड लैक्टेशन। एंड ऑफ प्रेगनेंसी में ही मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट होने लगते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो वो प्रिपेयर करने लगते हैं
तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी से ही मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है, मैमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. तो आपने सुना होगा कि न्यूबॉर्न बेबी, वैसे तो आप देखो ब्रेस्ट फीडिंग आप 1-2 साल तक कर सकते हो, डिपेंड है ना, हर इंसान अलग अलग टाइम के लिए करता है, लेकिन आपका जो इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक येलोइश फ्लूइड होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रम जो फ्लूइड होता है ये बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट वाइज, और ये इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन में ही आता है। जो है आपके जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो इनिशियल डेज होते हैं उन्हीं में ही ये आपको कोलेस्ट्रम दिखता है, फिर ये बाद में नहीं आता, ठीक है। बाद में अगर आप लैक्टेशन करोगे तो आपको नॉर्मल मिल्क होगा, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रम होता है, जो ये येलोइश फ्लूइड होता है, दिस इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इट प्रोवाइड्स इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द न्यूबॉर्न। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपने अपने जो है एल्डर्स जैसे होते हैं फैमिली में, आपने उन्हें भी सुना होगा कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए इनिशियल डेज में जो है ये बहुत ज़रूरी होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, so breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. तो इससे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट वाइज भी बहुत रिच है, तो बहुत बेबी को रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है काफ़ी सारी डिजीजेज से। तो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीबायोटिक अगेंस्ट मेनी डिजीजेज, है ना। तो इस वजह से ये लैक्टेशन ड्यूरिंग इनिशियल डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वाई लैक्टेशन ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको कोलेस्ट्रम के बारे में बताना है। कोलेस्ट्रम येलोइश फ्लूइड होता है, हाईली न्यूट्रिएंट वाइज, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से रेजिस्टेंस देता है बहुत सारी डिजीजेस से, है ना। येलोइश होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना। पार्चुरेशन आपको क्लियर हो गया, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा था मैटरनल पिट्यूटरी से, कॉन्ट्रैक्शन कैसे रिग्रेस हो रहे थे, बेबी एक्सपेल आउट हो रहा था, बेबी के एक्सपेल आउट जो है एंड ऑफ प्रेगनेंसी से मेमरी ग्लैंड डिफरेंशिएट हो रहे थे, है ना, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे। तो बस यही है इस चैप्टर में, यही आता है, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। और आपकी डायग्राम सीरीज में बहुत जल्दी आऊँगा, मैंने वो भी कंप्लीट कर ही लिया है ऑलमोस्ट, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस।